ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और साथ ही साथ बहुत ही हैवी केस है। राजस्थान में पॉलिटिशियन के बेटे को एक लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और उसके डैड की एक मिल थी, मतलब वो अपर मिडिल क्लास की लड़की थी। लड़की के घर वालों ने लड़कों के घर वालों को फोटो भेजी उसकी। लड़की सुंदर थी लेकिन लड़के वाले इस फोटो को लेके अजमेर के एक फोटो बूथ दुकान पे गए जहाँ पर फोटो बनाई जाती थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बहुत से लड़कों के फैमिली वाले शादी से पहले इस फोटो बूथ में आते थे। क्यों? रिश्ता करने या फिर तोड़ने से पहले। वहां जाके उस फैमिली ने ये पूछा कि भैया देखना जरा, इस लड़की की फोटो सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों के फोटो से मैच तो नहीं करती, जहाँ से 250 लड़कियों के स्कैंडल में खबर आई थी। 250 ऐसी लड़कियां जो अच्छे घर से आई थी, बड़े घर से आई थी, पर एक के बाद एक शोषण होने के बाद भी चुप रहे, या फिर जो आवाज उठाना चाहते थे उन्हें चुप करा दिया गया। तो चलिए जानते हैं इस देश के सबसे बड़े स्कैंडल के बारे में, कैसे इसके चलते 250 लड़कियों का रेप हुआ और कई सारी लड़कियों ने खुशी कर ली। 1992 अजमेर, राजस्थान। अजमेर एक बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। कई सारे होली प्लेसेस हैं यहाँ। अजमेर शरीफ भी है यहाँ। अजमेर में एक सोफिया सेकेंडरी स्कूल था और ये स्कूल उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर था अपने पढ़ाई के लिए। और ये एक गर्ल्स स्कूल था, मतलब वो वहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी। लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां, अपर मिडिल क्लास की लड़कियां या फिर बड़े बड़े घर की लड़कियां, क्योंकि सोफिया स्कूल उस टाइम पे बहुत ही पढ़ाई पे फोकस करता था। तो जो भी पढ़ने में अच्छे होते थे वो वहाँ एडमिशन लेते थे। तो ये एक गर्ल्स स्कूल होने की वजह से वहाँ की लड़कियां लड़कों से कहाँ इंटरेक्ट करती थी, जाहिर सी बात है स्कूल के बाहर। जितना भी लड़कों से इंटरेक्शन होता था वो स्कूल के बाहर। इसी स्कूल की 8th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की स्कूल के बाहर एक लड़के से मिली जिसका नाम था फारूक चिश्ती। फारूक ने इस लड़की को अप्रोच करा था और कुछ टाइम बात करने के बाद उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई, वो मिलने लगे। और ये बात बहुत ही क्लियर थी, दिखता भी था कि फारूक बहुत ही बड़ा है इस लड़की से एज में। लड़की 8th में थी, पर सो कॉल्ड प्यार में पड़ने के बाद ये कहाँ दिखता है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कई बार ये लड़की स्कूल बंक करके फारूक स्कूल बंक कराता था, मिलने जाते थे। और ये प्यार, इतनी उम्र में प्यार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनके लिए वो प्यार बहुत ही गहरा हो चुका था। एक दिन फारूक ने इस स्टूडेंट को अपने एक फार्म हाउस पे बुलाया और लड़की को शायद पता नहीं था कि फारूक के क्या इरादे हैं, क्योंकि 8th क्लास की लड़की उसके पास कंफर्टेबल महसूस करती थी। और फारूक ने भी स्टार्टिंग में इस लड़की को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया, जिसकी वजह से उसका गार्ड डाउन हो गया। एंड जब वो मिले, फारूक ने के लिए अप्रोच करा और इन दोनों के बीच उस दिन हुआ। लेकिन इस दौरान फारूक ने उस लड़की की कुछ फोटोज क्लिक कर ली थी। फारूक ने करने के बाद के दौरान फोटोज क्लिक करी और फोटोज क्लिक करने के बाद फारूक एकदम स्विच हो गया। फारूक ने इस स्टूडेंट को उस फोटोज की नेगेटिव दिखाई। उस टाइम पे डायरेक्ट फोटोज नहीं होते थे, नेगेटिव्स बनाए जाते थे। उसने वो ये नेगेटिव्स दिखाई और उसने बोला, अभी तो इन फोटोज को तुम देख रही हो, लेकिन मैंने जो कहा वो तुमने नहीं किया, तो ये फोटोज सारे स्कूल वाले देखेंगे, तुम्हारी फैमिली देखेगी और आसपास के पड़ोसी। फारूक ने ये प्लानिंग बहुत पहले ही की थी। मिलना, प्यार में फंसाना, उसको कंफर्टेबल करना, उसको फार्म हाउस पे ले जाना, फिर उसके साथ करना, सब एक प्लानिंग थी। फारूक ने उसके सामने एक शर्त रखा कि अगर तुम चाहती हो कि ये फोटोज लीक ना हो, फैमिली वालों तक ना पहुंचे, स्कूल तक ना पहुंचे, तो अपने स्कूल से एक और दोस्त को, अपनी एक और दोस्त को मेरे फार्म हाउस पे लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं ये नेगेटिव्स तुमको वापस दे दूंगा, मैं इसको जला दूंगा। पर अगर तुमने अपने किसी भी दोस्त को यहाँ पर नहीं लाया तो मैं ये लीक कर दूंगा। और यही इस सबसे बड़े स्कैंडल का बिगिनिंग था और इसका मेन ब्रेन फारूक चिश्ती था। फारूक चिश्ती उस टाइम पे यंग कांग्रेस का मेंबर था। उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी थे, जो इसी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और फेसेस थे। फारूक चिश्ती एक आम लड़का नहीं था, उसका नाम, उसके फैमिली का नाम बहुत ही बड़ा था। अजमेर में लगभग सभी लोग उसको जानते थे और वो जानने का रीजन जाहिर सी बात है, अच्छे तो नहीं थे। फारूक चिश्ती की पूरी फैमिली का बैकग्राउंड वायलेंस था, क्राइम था, यही सब था। और कई लोग तो ये मानते हैं कि फारूक ये यंग कांग्रेस लीडर इसीलिए बना कि वो बच सके। इन तीनों ने बहुत ही सोच समझ के सोफिया स्कूल को टारगेट किया था। उनको पता था कि वहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, तो उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना बहुत ही इजी होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि फारूक चिश्ती ने स्टार्ट में एक लड़की को टारगेट किया, उसको अपने प्यार में फंसाया और जब लड़की कंफर्टेबल होगी तो फारूक ने मौके का फायदा उठा के उसके साथ
किया, फोटोज क्लिक करी और उन्हीं फोटोज का यूज करके इन्होंने एक और लड़की को झांसे में लिया, उसके साथ करा, उसके भी फोटोज लिए, उससे भी यही कहा कि तुम किसी अपनी दोस्त को लेकर आओ और हम ये फोटोज जला देंगे। और ऐसा कर करके इन्होंने एक चैन बना दिया था जहां लड़कियां अपना नाम बचाने के वजह से मजबूरी में, भाई 8th क्लास की लड़की 9th क्लास की लड़की कहाँ जाएगी, वो मजबूरी में आके अपने दोस्तों को कैसे भी झांसे में लेते थे, लड़कों से मिलवाते थे, दोस्ती होती थी। और फारूक चिश्ती इन सब को एक ही प्रॉमिस करता था कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर आओगी तो मैं तुम्हारी फोटोज को जला दूंगा। और ये लड़कियां किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि लोग फिर उन्हें ही जज करते हैं, उनको डर था कि उनको ही दोष देते हैं। और एक पावरफुल बंदे से, पॉलिटिकल बंदे से कौन ही दुश्मनी लेगा। एक लड़की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही 250 लड़कियों का चेन बन गया। और ये 1991-1992 का केस है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। जहां तक न्यूज आर्टिकल्स और ज्यादातर रिपोर्ट में ये बताया गया है, सारी लड़कियां उसमें सोफिया स्कूल की तो थी, लेकिन कुछ लड़कियां बाहर की भी थी जो उस स्कूल की नहीं थी। और कई बार ऐसा होता था कि वो सेम लड़की को ये तीनों बार बार बुलाते थे और उनके साथ करते थे, तो नहीं बोलूंगा मैं, उनके साथ करते थे। जिसके बाद कुछ लड़कियों ने भी किया। सोने के बाद स्कूल में, पेरेंट्स में, आसपास ये बात फैलने लगी कि एक ही स्कूल की लड़कियां क्यों करेंगी, और इस सुसाइड का रेशियो बढ़ता जा रहा था। उधर फारूक के साथ कुछ और ही हो रहा था। फारूक और उन 2 बंदों के अलावा, मतलब 3 के अलावा, कुछ और भी लोग जुड़ गए थे। कई बार लड़कियों का करते थे या फिर वो साथ में मिलके भी करते थे। एक रैकेट टाइप का ये बन चुका था जिसमें आम आदमी भी आते थे करने और बड़े पोस्ट के पॉलिटिशियन भी, वो भी फोटोज के जरिए ही ब्लैकमेल करके। तो एक बार क्या हुआ, एक आम वर्कर के पास उस फोटोज की नेगेटिव्स थी जिसको दिखा के ब्लैकमेल करके करता था। तो उसने वो नेगेटिव्स डेवलप होने के दी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि आपने फोटो क्लिक किया वो फोटो तुरंत बन गया, उसके नेगेटिव्स बनते थे और उस नेगेटिव्स को जाके फोटोज बनवाया जाता था। आपने भी वो पुराने वाले कैमरास देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो पूछना अपने पापा से, बड़े भैया से, आपने देखे ही होंगे। तो जिस फोटो वाले के पास इस आम आदमी ने, इस आर्टिस्ट ने फोटोज डेवलप होने को दिया, उसने वो फोटोज की कॉपी अपने पास भी रख ली। और अपने पास ही नहीं रखी, उसने अपने दोस्तों को दिखाई, फिर उन दोस्तों ने अपने दोस्तों को दिखाई, फिर उन दोस्तों ने अपने दोस्तों को दिखाई। उसके बाद ये फैल गया और ये फोटोज सर्कुलेट हो गई, जिसके बाद ये स्कूल तक पहुंची, पेरेंट्स तक पहुंची, हर जगह पहुंच गई। लोगों ने उस लड़की की और फोटोज को मिला के एक थ्योरी बनाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हमारे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। आपको मैं ब्रीफ बताता हूँ। एक स्कूल है जिसमें बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां क्या, सिर्फ लड़कियां ही हैं, वो गर्ल्स स्कूल है। उन लड़कियों की फोटोज वायरल होने लगे, सर्कुलेट होने लगे, कुछ लड़कियां करने लगे। तुम लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा मुद्दा था उस समय। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये केस बस लोकल तक ही रह गया। कैसे? ना ही कहीं प्रिंट मीडिया में छपा, कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे ये इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब नहीं था, वरना फैल जाता। पर फिर भी मतलब किसी मीडिया ने उस टाइम पे कवर नहीं किया, कोई भी इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा था। इसलिए आप इस केस के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस वही कुछ आर्टिकल्स या फिर जो उस समय मौजूद थे उनके इंटरव्यूज, वो भी वीडियोस में नहीं, रिटर्न में। तो लोग बोलते तो हैं कि 200 या फिर 250 गर्ल्स थे, लेकिन एक्चुअल नंबर किसी को नहीं पता। ये नंबर और भी अधिक हो सकता है। और इस केस के न्यूज में ना आने के पीछे 3 रीजन थे। एक तो लड़कियां, उनके फैमिली, वो डरे हुए थे, वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते कि अगर ये केस न्यूज़ में आए तो वो बाहर कहीं निकल नहीं पाएंगे। अभी तो वो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा सकते हैं, लेकिन ये बात न्यूज़ में आ जाएगी तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज, फारूक चिश्ती की फैमिली काफी ज्यादा पॉलिटिकल पावर में थी और किसी को भी इनसे पंगे नहीं लेने थे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस समय ये थी, अगर ये स्कैंडल उस समय न्यूज में आता तो अजमेर में दंगे हो जाते, हिंदू मुस्लिम हो जाते, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी और ये मुस्लिम्स थे। तो आप भी ये सोच सकते हो कि कैसे ये बात मुद्दे से हटके हिंदू मुस्लिम पे चली जाती और असली मुद्दा भटक जाता और जो लोग एक्चुअल में पीड़ित हैं
उनका कुछ नहीं होता। 1992 लास्ट में एक रिपोर्टर को उसके कलीग को ये फोटोज मिली। उसने ये कहा कि इन फोटोज की मदद से हम भी लड़कियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। एक लड़की जिनकी फोटोज हमारे पास है उसके साथ हम भी कुछ कर सकते हैं। जब इतना कुछ हो ही रहा है उनमें हमारा नाम नहीं आएगा। वैसे हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो लड़की को आसानी से धमका सकते हैं। डर के वो बात मान जाएगी और डरी हुई हालत में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी, किसी से कुछ कहेगी भी नहीं। मैं ये सोच रहा था कि अगर एक न्यूज फील्ड में काम करने वाला बंदा ऐसे फायदे उठा सकता है तो ये फोटोज कितनी सर्कुलेट हुई होंगी उस समय, और किसने किसने किस तरीके से फायदे उठाए होंगे, कि तो उन्होंने कितनी लड़कियों को कितनी बार ब्लैकमेल किया होगा। फारूक चिश्ती और उन दोस्तों की फोटोज न्यूज में छाप दी जिनका नाम मदन सिंह था और वो 32 साल के थे। जैसे ही ये खबर न्यूज में छपी पूरा अजमेर शॉक हो गया। वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इस बात को दबाने की कोशिश की जो इसमें शामिल थे। बाकी के पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठा रहे थे अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। सब इसको अपने अपने तरीके से प्रोपेगेंडा बना दिए। जिस बंदे ने पहली आवाज उठाई उसी आवाज को बंद कर दिया गया। बट मेन बात यह है कि उन लड़कियों का क्या हुआ। 250 में से 32 लड़कियां सामने आई। उन्होंने पुलिस स्टेशन में उन लड़कों को देख के आइडेंटिफाई करा कि इन्होंने ही हमारा शोषण करा है। पर ये नंबर 32 ही क्यों था? अभी भी माना जाता है कि जो लड़की पुलिस के पास जाएगी उसका, उसके फैमिली का, उसका फ्यूचर सब खराब हो जाएगा। ताकि जो सामने आने वाले भी थे उनको धमकियां मिल रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लड़कियों का शोषण काफी सारे पॉलिटिशियन से भी किया था, और जब लड़कियां बाहर घूमती थी या फिर उनके फैमिली वाले बाहर घूमते थे, कहीं जाते थे, उनको धमकी दिया जाता था। उनको डर की वजह से काफ़ी लड़कियां सामने नहीं आई, उनके फैमिली मेंबर सामने नहीं आए, और जो वो 32 लड़कियां आई थी लास्ट में जाके बस दो ही लड़कियां सामने आई, और जो 2 लड़कियां थी वो लास्ट तक डटी रही। तो पुलिस ने सबको तो नहीं, कुछ को पकड़ा। पुलिस ने पहले 12 लोगों को अरेस्ट करा, बाद में जिसमें से 8 लोग निकल के, छूट के, किसी से मदद लेके भाग गए। वो आज के डेट में भी नहीं पकड़े गए हैं, वो हमारे ही बीच घूम रहे हैं। मतलब कितनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद हुई, कितने फैमिली वाले डर के रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कितनी लड़कियों ने तो खुद को खत्म भी कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये केस 6 साल तक कोर्ट में चला। कई लड़कियां, उनके फैमिली मेंबर अजमेर छोड़ के चले गए, और इन 6 सालों में कई क्रिमिनल्स गायब भी हो गए थे। बट फाइनली 1998 में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जितने भी लोग इस केस में पकड़े गए हैं या फिर फ्यूचर में जितने भी लोग इस केस में पकड़े जाएंगे उन सभी को उम्र कैद होगी। इतने लोगों की धमकी मिली, इतने लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट आने में, ये जजमेंट आने में 6 साल लग गए। पर कोई बात नहीं, देर में हुआ, लेकिन 6 साल में जजमेंट तो आ गया ना, लड़कियों को जस्टिस मिल गया। नहीं, उस टाइम पे जितनी भी लड़कियों की शादियां होती थी उन लड़कियों को फोटोज को उस अजमेर स्कैंडल की लड़कियों की फोटोज के साथ मैच कराया जाता था। कहीं वो लड़की इसमें तो नहीं थी। और इससे ज्यादा ये बुरी बात थी कि जो इसका सबसे बड़ा गुनहगार था, इस केस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, फारूक चिश्ती, वो ही इस केस में बच गया था। 1993 में फारूक चिश्ती के लॉयर ने कोर्ट में पेपर्स के द्वारा ये साबित कर दिया कि फारूक चिश्ती का मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। फारूक चिश्ती भी कोर्ट में अजीब सा बिहेव कर रहा था, जिसके बाद ये केस थोड़ा सा अलग वे में चला गया। और जिन लोगों को सजा मिली थी उम्र कैद की, उनमें से 4 लोगों की सजा उम्र कैद से हटा के केवल 10 साल कर दिया गया। जो जेल में थे वो बेल पे बाहर आ रहे थे, और जो 3 मेन दोषी थे, फारूक, नफीज और अनवर, इनको कुछ नहीं हुआ। जो मेन कल्प्रिट थे वो आराम से बाहर घूम रहे थे। जज को भी पता था कि क्या सच है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि 250 लड़कियों का, जिसमें से कुछ लड़कियों ने जान दे दी, कुछ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ क्या सबकी बर्बाद हो गई। और ये है हमारा जस्टिस सिस्टम। फारूक चिश्ती पे दोबारा केस हुआ और 2007 में जाके उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1998 में चला केस, 2007 तक चला, तब जाके सजा सुनाया गया। 2013 में राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा कि फारूक चिश्ती ने बहुत सजा झेल ली है, अब इसे और तंग ना करा जाए, इसने अपनी सजा झेल ली है, अब इसको रिहा कर दिया जाए। ये अभी भी अजमेर में ही रहता है, जहां इसका पहले जैसा अभी भी दबदबा है। ना इस केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ना आपके आसपास, ना आपके पेरेंट्स ने कभी ये सुना होगा, क्योंकि ये केस कभी बड़ा किया ही नहीं गया।
और ये है इंडिया के बिगेस्ट स्कैंडल की सच्चाई। कैसे मॉन्स्टर हमारे बीच में रहते हैं और वो कैसे पॉलिटिकल पावर की वजह से अपने आप को बचा लेते हैं और वो हमारे ही बीच में रहते हैं। ये केस यहीं पे समाप्त होता है। आपको मिलूंगा मैं फिर से एक नए केस के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका इस पे क्या टेक है, क्या विचार है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।